हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपका जो इससे पहले का प्रीवियस लेसन हो चुका है, वहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग को और उससे रिलेटेड जो उसके एसेंशियल थे उनको, प्लस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने इसके रिगार्डिंग अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑफ़र। यह आपको पता होना चाहिए कि जो ऑफ़र है उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में डिफ़ाइन किया गया है। तो चलिए फिर आज अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम ऑफ़र और उसके जो एसेंशियल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ़र की परिभाषा की, ऑफ़र की डेफिनेशन की कि ऑफ़र का मीनिंग क्या है। पहले एक बार ढंग से इसकी डेफिनेशन को रीड करो। व्हेन वन पर्सन, यहाँ पर ये वन पर्सन कौन है मैं पहले ही बता देती हूँ, ये है ऑफरर। सिग्निफाइज टू एनोदर, ये एनोदर कौन है जिसके लिए ऑफर बनाया गया है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू एनोदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट of that other to such act or abstinence he is said to make a proposal। सबसे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके रिलेटेड कि जो ऑफ़र है, एक बार अब आप उसकी परिभाषा को अच्छी तरह से आप उसको एनालाइज करिए। परिभाषा को अब आप एक बार परिभाषा के रिगार्डिंग क्या है मैं समझाती हूँ बाय एग्जाम्पल। समझिए, ए है, उसके पास एक डीवीडी प्लेयर है, वो इस डीवीडी प्लेयर को इस बी को 2500 रुपये में बेचना चाहता है। ए है और उसके पास में एक डीवीडी प्लेयर है और वह इस डीवीडी प्लेयर को बी को 2500 रुपये में बेचना चाहता है। यहाँ पर ए कौन है? ए ऑफरर है जिसके लिए ये ऑफ़र बनाया गया है, वो है ऑफरी। यहाँ पर ए ने क्या करा? यहाँ पर ए ने अपनी विलिंगनेस को क्या करा? यहाँ पर ए की विलिंगनेस क्या है? ए क्या चाहता है? ए अपना डीवीडी प्लेयर बी को 2500 रुपये में बेचना चाहता है। तो यहाँ ए ने अपनी विलिंगनेस बी के सामने रखी है। ए कौन हो गया यहाँ पर? ऑफरर। बी कौन हो गया यहाँ पर? ऑफरी। यहाँ पर ए का मेन पर्पस क्या है? यहाँ पर ए का अपनी विलिंगनेस को बी के सामने रखने का मेन पर्पस क्या है ये बता दीजिए। यहाँ पर ए का मेन पर्पस है बी की सहमति प्राप्त कर ली जाए, बी की सहमति प्राप्त कर ली जाए। यहाँ पर इस ए का मेन पर्पस यह है। तो यहाँ पर हम ए के द्वारा किए जाने वाले इसी एक्ट को कहेंगे ऑफ़र, जिसे परिभाषित करा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन ए के तहत। चलिए, यह तो बात रही ऑफ़र की। अब हम बात करेंगे ऑफ़र के एसेंशियल्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले ऑफ़र का मेन एसेंशियल यह होता है कि जब ऑफ़र बनाया जा रहा है तो वह हमेशा से ही लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए बनाया जाना चाहिए। किसी तरह का, जैसे किसी ए ने बी को, ए और बी दो फ्रेंड हैं और ए ने अपने फ्रेंड को कहा बी को डिनर पार्टी के लिए, सोशल इनवाइटेशन के लिए उसे इनवाइट किया उसने, तो यह कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करना नहीं है। यहाँ पर्पस फ्रेंड को डिनर पार्टी के लिए बुलाना कहीं से भी लीगल रिलेशन है, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का पर्पस हो रहा है नहीं। वहीं पर अगर मैं कहूँ कि ए बी से कहता है कि वो अपना कार बी को बेचना चाहता है, तो हाँ, यहाँ पर उसका पर्पस लीगल रिलेशन क्रिएट करने का पता चल रहा है। सबसे अहम बात एक यह होती है कि जब ऑफ़र बना रहा है ऑफरर, सर्टेन होना चाहिए।
इस बी को कार बेचने की बात करता है और कहता है ऑफरर कि वह कार 3 लाख में या फिर 4 लाख में बेचेगा। यहाँ पर सर्टेनिटी कहाँ है? जबकि ऑफ़र के लिए सबसे अहम बात यह होती है कि वह ऑफ़र सर्टेन होना बेहद आवश्यक होता है, जो कि यह नहीं है। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी क्या था? यहाँ पर सर्टेनिटी होना बहुत ज़रूरी था, जो कि इस मामले में नहीं है। ऑफ़र का एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है ये। ऑफ़र का एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है ये। ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफ़र को कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कम्युनिकेटेड का मतलब क्या है? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि जब यहाँ पर ऑफरर के द्वारा ऑफ़र बनाया गया है तो यह ऑफ़र इस ऑफरी की जानकारी में आना बहुत ज़रूरी है। इस ऑफ़र को इस ऑफरी तक कम्युनिकेट होना बेहद ज़रूरी है। मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसका एक लीडिंग केस बताया गया है, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। इसका एक लीडिंग केस है। आइए अब हम आपको उस लीडिंग केस के फैक्ट्स बताते हैं क्या थे। इस लीडिंग केस में यह था, एक सर्वेंट है और एक मास्टर है। मास्टर का नेव्यू खो जाता है। मास्टर का नेव्यू खो जाता है। अब इसके पास सर्वेंट था ही, तो इन्होंने सर्वेंट से कहा कि आप जाइए और जो नेव्यू है उसको ढूंढ के लाइए। ठीक है, यहाँ तक सब सही था। यह सर्वेंट चला गया। ठीक है, इस मास्टर ने यह अनाउंस करा, इस मास्टर ने यह अनाउंसमेंट बनाया कि जो कोई भी इसके नेव्यू को ढूंढ के लाएगा वह उस व्यक्ति को एज अ रिवॉर्ड मनी देगा। क्या देगा? वह उस व्यक्ति को एज अ रिवॉर्ड मनी देगा। यहाँ पर जो ये सर्वेंट था, इस सर्वेंट को वह नेव्यू मिल गया और इसने ले जाकर मास्टर को लौटा दिया। यहाँ पर जब इस सर्वेंट को नेव्यू मिला तब तक यह सर्वेंट उस अनाउंसमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ पर जो ऑफ़र मास्टर ने बनाया था उसके बारे में यह सर्वेंट कुछ भी नहीं जानता था। वह ऑफ़र उसको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। और जब तक, और नियम आपने अभी रीड कर रखा है, जब तक ऑफ़र कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है ऑफरी को, तब तक यहाँ इनके बीच में कोई रिलेशन क्रिएट ही नहीं हुआ है, तब तक यहाँ इनके बीच में कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल ही नहीं हुआ है। और यही केस था लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के केस के तहत। भाई एक और एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं। ए है, यस, ए है और वह अपना स्कूटर बी को बेचना चाहता है। ए कहता है स्कूटर 25,000 रुपये में वह बी को बेचेगा। यहाँ पर ए हो गया ऑफरर और इसने अपना ऑफ़र बी को कम्युनिकेट भी कर दिया है। बी हो गया ऑफरी। यहाँ पर इस ए ने अपनी विलिंगनेस को, ए ने अपनी विलिंगनेस को इस बी तक पहुँचा दिया है। ए ने अपनी विलिंगनेस को इस बी तक पहुँचा दिया है। अब यहाँ पर इस ए का मेन पर्पस क्या है? इस ए का मेन पर्पस है कैसे भी करके भाई इस ए ने अपनी विलिंगनेस बी तक पहुँचाई क्यों थी? क्योंकि उसका मेन पर्पस था कि जो बी है उसकी सहमति को प्राप्त किया जा सके। अदर्स एसेंशियल भी देख लीजिए आप, जो कि संबंध में बताए जाते हैं इसके रिगार्डिंग। ऑफ़र कंडीशनल भी हो सकता है, पर एक बात हमेशा याद रखना कि जब ऑफरी के द्वारा एक्सेप्टेंस दी जाती है तो वह एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। मतलब एक्सेप्टर
मतलब ऑफरी अपनी तरफ से ऑफर को एक्सेप्ट करते समय उसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकता है। ऑफर को उसी रूप में स्वीकार करना होता है जिस रूप में वह ऑफर बनाया गया है। इस एक और पॉइंट समझो, ऑफर नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ विच नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल समझाती हूँ। ए अपना मोबाइल बी को 1 लाख रुपए में सेल करना चाहता है। इसके लिए ए ने बी से कहा कि अगर बी ने एक हफ्ते में कोई जवाब नहीं दिया, अगर बी ने एक हफ्ते में कोई आंसर नहीं दिया, अगर बी एक हफ्ते तक साइलेंस रह गया, तो यह मान लिया जाएगा साइलेंस को उसकी कि उसने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर साइलेंस, उसका साइलेंस रहना, उसका शांत रहना, उसका चुप रहना, यहाँ पर कहीं से भी इसे एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में नहीं लाएगा। ऑफर किस तरह से बनाया जा सकता है? ऑफर शब्दों के माध्यम से भी बनाया जा सकता है और ऑफर बाय कंडक्ट भी बनाया जा सकता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको बताती हूँ। ए और बी ये दो पार्टी हैं, ए और बी दो पार्टी हैं। यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर जो बी है, बी, यह एक कार ओनर है। यहाँ पर ए आया और इसकी कार की क्लीनिंग करने लग गया। ए आया और इसकी कार की सफाई करने लग गया। बी ने भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, तो यहाँ पर ए ने ऑफर बनाया। ए का ऑफर क्या था? इम्प्लाइडली ऑफर बनाया ए ने, उसके कंडक्ट, उसके व्यवहार से प्रस्तुत हो रहा था। बी ने भी उससे कुछ नहीं कहा, इसका मतलब बी ने भी उसे अपनी रजामंदी दे दी है। ऑफर डिफरेंट फ्रॉम क्वेश्चन आंसर, ये वाला एक पॉइंट भी आपकी बुक में दे रखा गया है, इसे और समझ लीजिए। इसका लीडिंग केस है हार्वे बनाम फेसी का। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा देती हूँ इसे। ए और बी दो पार्टी हैं। बी के पास में एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ए ने एक लेटर लिखा। ए ने यहाँ पर एक लेटर इस बी के लिए लिखा, जिस लेटर में इसने 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन इसने यह पूछा कि इस प्रॉपर्टी का लोएस्ट प्राइस कितना है, और दूसरा इसने यह पूछा क्या यहाँ पर यह इस प्रॉपर्टी को बी सेल करना चाहता है। अब बी ने इसका आंसर दिया। बी ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? प्रॉपर्टी का लोएस्ट प्राइस कितना है। तो बी ने यहाँ पर इसका आंसर दिया कि इसका लोएस्ट प्राइस 1 लाख है। लोएस्ट प्राइस, कम से कम प्राइस। और सेकंड जो क्वेश्चन था कि क्या बी अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, इसका उसने कोई आंसर नहीं दिया है। ठीक है, यह लेटर यहाँ पर इस ए को मिल गया। बाद में पता चला कि बी ने यह प्रॉपर्टी सी को बेच दी है। अब यहाँ पर यह जो ए था, ए जिसे इस केस में प्लेंटिव कहा जाएगा, यहाँ पर जो ए था, इसने इस बी के खिलाफ मुकदमा दाखिल करा। जिसने मुकदमा किया वो बन गया प्लेंटिव, और जिसके अगेंस्ट किया गया बी वो हो गया डिफेंडेंट। अब यहाँ पर इस प्लेंटिव ने यह कहा यहाँ पर कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच हो गया था, तो बी ने ये प्रॉपर्टी सी को कैसे बेच दी है। तब यहाँ पर इसमें डिसाइड करा गया इस केस में कि यहाँ पर बी ने केवल उसको लोएस्ट प्राइस बताया था ओनली। यहाँ पर ये कहीं से नहीं पता चल रहा था कि बी ने उसके द्वारा बनाए गए ऑफर को स्वीकार किया गया है। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं था। यहाँ पर उसने केवल उसको प्रॉपर्टी का लोएस्ट प्राइस बताया है ओनली। इसलिए यहाँ पर डिसाइड करा गया कि इनके बीच में यह कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इनके बीच में। यस, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है बुक में, इनवाइटेशन टू ऑफर। तो इनवाइटेशन टू ऑफर अगर समझना है तो एक बात हमेशा याद रखना, इनवाइटेशन टू ऑफर और ऑफर में डिफरेंस पाया जाता है। अगर जनरल स्पीकिंग हम बात करें तो जो ऑफर होता है ना, वो फाइनल विलिंगनेस होता है। ऑफर क्या होता है? फाइनल विलिंगनेस है।
पर इनविटेशन टू ऑफ़र ऐसा नहीं है। और सिंपल समझना हो तो आप किसी मार्केट में जाते हैं, किसी सामान को ख़रीदने गए, वहाँ पर प्राइस टैग लग रहे हैं, अगर सामान पर तो प्राइस टैग लग रहे हैं तो इसका मतलब इट इज़ अ इनविटेशन टू ऑफ़र नॉट अमाउंट टू ऑफ़र। इनविटेशन टू ऑफ़र को आप इस रूप में भी कह सकते हैं निगोशिएट ऑफ़र टू रिसीव ऑफ़र, या फिर आप इसे इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं इनविटेशन टू ऑफ़र को एन एक्ट प्रीसीडेंट टू मेकिंग एन ऑफ़र। यह भी इनविटेशन टू ऑफ़र के रूप में इस बात को भी इसे जाना जा सकता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें इन दोनों के तो बहुत सिंपल है। ऑफ़र फाइनल विलिंगनेस को बताता है, जबकि इनविटेशन टू ऑफ़र में ऐसा नहीं है। ऑफ़र का इंटेंशन क्लियर है, सामने वाली पार्टी को बाउंड करना है, पर इसका इंटेंशन क्या है, निगोशिएट करना है। इनविटेशन टू ऑफ़र एन एक्ट प्रीसीडेंट टू मेकिंग एन ऑफ़र है, जबकि ऑफ़र में ऐसा नहीं होता है। यही हमने डिफरेंस अभी क्लियर करे थे आपको। ऑफ़र क्या है, फाइनल विलिंगनेस है, पर इनविटेशन टू ऑफ़र में ऐसा नहीं है। ऑफ़र का इंटेंशन सामने वाली पार्टी को बाउंड करने का है, पर इनविटेशन टू ऑफ़र का इंटेंशन निगोशिएट करना है। इनविटेशन टू ऑफ़र अपने आप में एक प्रीसीडेंट टू ऑफ़र है, एक्ट ऑफ प्रीसीडेंट ऑफ़र है, जो कि ऑफ़र में ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर इसी के साथ अपनी क्लास हम कंप्लीट करते हैं।